विरासत, रहस्य और रोमांच, एक सुंदर कहानी। गुड मॉर्निंग प्यारी बहन, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? जैसे ही मेरा भाई हमारे विक्टोरियन हवेली की भव्य सफेद संगमरमर की सीढ़ी से नीचे उतरा, मैंने ऊपर देखा। क्या कोई इतने तूफानी मौसम में सो सकता है भाई? लेकिन तुम आज क्यों चमक रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे चेहरे पर इस चमक का? जैसे ही वो जवाब देने वाला था, मां ने पार्लर में प्रवेश किया और मेरे बालों की लटों को ठीक करने और मेरे शानदार गाउन को कसने में लग गई। तुम प्यारी लग रही हो प्रिय, उसने मुझसे कहा। मेरा शानदार गाउन मेरे शरीर पर बहुत कस गया था, इसलिए मुझे सांस लेने में कुछ पल कठिनाई हुई। मां ने कहा, ये चेहरे पर मुस्कान लाओ। मैंने हताश स्वर में कहा, जैसी आपकी इच्छा मां। मैं खिड़की की तरफ गई और नीचे गली में देखने लगी। उस दिन बहुत लंबे समय के बाद खोया हुआ भाई घर वापस आ रहा था। रिचर्ड हमेशा से ही एक बहुत प्यारा विद्रोही रहा था। वो बापू का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन बाप की निराशा का सबसे बड़ा कारण था। जब रिचर्ड 18 वर्ष का था, वो घर से भाग गया था। सभी का मानना था कि पापा ने रिचर्ड पर जो भारी दबाव डाला था, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। और पापा 2 महीने बाद दुख से मर गए थे। लेकिन मैं बेहतर जानती थी। जब मैं अतीत के बारे में ये सब सोच रही थी, मुझे नीचे गली से आवाजें सुनाई दी। मम्मी, रिचर्ड आ गया है। माँ रिचर्ड का स्वागत करने के लिए बाहर दौड़ी। मेरा दूसरा भाई क्लिफ और मैं माँ के पीछे दौड़े, लेकिन हम माँ की गति और खुशी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। माँ, बहुत दिन हो गए। मुझे अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए खेद है। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं अपने प्यारे पिता की मृत्यु से पहले नहीं आया। मैंने देखा कि उसने माँ का हाथ चूमा और अपनी आंखों में झिलमिलाते नकली आंसू पहुंचे। मैंने मुंह बिगाड़कर रिचर्ड की तरफ देखकर कहा, मुझे यकीन है कि तुम सच में ही अफसोस कर रहे हो डैडी की मौत पर। तभी मेरे दूसरे भाई क्लिफ ने मुझे गुस्सा किया। कैथी, हमारे भाई का स्वागत करने का ये तो कोई तरीका नहीं है। उसे गुस्सा मत करो क्लिफ, मैं उसका गुस्सा समझता हूं। आखिरकार मैंने इस बहन को भी तो छोड़ दिया था, रिचर्ड ने जवाब दिया। मैंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान को आने के लिए मजबूर किया और उसे मेरी उंगलियों को चूमने दिया, और फिर उसने मुझे गले से लगा लिया। वो मेरे कान में फुसफुसा कर बोला, चेहरे पर मुस्कान के साथ, उस रात के बारे में तुम एक शब्द भी बोली तो तुमको भुगतना पड़ेगा बहन। उस समय निश्चय ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उस समय किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सबके पीछे घर के अंदर आ गई और अपने मन की बात को मन में ही रहने दिया। 3 महीने बीत गए और उस कम समय में रिचर्ड ने घर और संपत्ति का नियंत्रण संभाला, जो पहले क्लिफ के अधीन था। वो परिवार और मदद के लिए समान रूप से पसंदीदा बन गया। मैंने उन 3 महीनों को ये सोचकर बिताया कि मैं उसका सामना कैसे करूंगी। वो रात मुझे उस दिन तक सताती रही थी। 5 वर्ष पहले रिचर्ड 18 वर्ष का एक लड़का ही तो था। मैं तब 16 वर्ष की थी। उस रात रिचर्ड की डैडी से लड़ाई हुई थी। मैं घर की ऊपरी मंजिल पर थी, लेकिन मुझे उनकी कस्में और एक दूसरे को दी जा रही गालियां साफ सुनाई दे रही थी।
मैंने किसी चीनी मिट्टी के बर्तन टूटने और दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज़ सुनी थी। मुझे पता था कि रिचर्ड खलिहान में भाग गया था, जैसे वो हमेशा पिता से लड़ाई की बात किया करता था। यह असामान्य नहीं था कि मैंने उसके बाद उसका पीछा किया। तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? कहती, चली जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। उस दुष्ट बाप ने मेरी तो रात ही खराब कर दी है। रिचर्ड, तुमने शराब पी है? जरूर पी है। काश तुम छोड़ देते। मैंने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, अगर तुम घर में वापस नहीं गई तो मैं जा रहा हूं। मुझे नदी के किनारे इसाबेल से मिलना है। मुझे उसके साथ कुछ बातें निश्चित करनी है। गुड नाइट। कहती, इसाबेल रिचर्ड का प्यार थी, या वो ऐसा कहता था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो रिचर्ड जा चुका था और इसाबेल मर गई थी। मेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि वो कैसे मरी थी, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद कर ली और किसी से कुछ नहीं कहा। और अब मैं उसी जगह पर खड़ी थी जहां 5 वर्ष पहले इसाबेल रिचर्ड का इंतजार कर रही थी। तभी रिचर्ड भी पीछे से आया और बोला, इससे पहले कि तुम मुझ पर कोई आरोप लगाओ, तुम ये जान लो कि उस रात को मैं शराब के नशे में था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहने से जो कुछ हुआ था उससे मुक्ति तो नहीं मिल जाती है भाई। गलतियां हो जाती हैं कहती, और अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो एक और गलती भी हो सकती है। मैंने चिल्ला कर कहा, भाई क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तभी क्लिफ अपने घोड़े पर सवार होकर आया। वो रिचर्ड की ओर इशारा करते हुए एक पिस्तौल के साथ अपने घोड़े से उतर गया। तो फिर ऐसा है, मेरे अपने परिजन मेरे खिलाफ? मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा भाई, तुमको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये कहकर रिचर्ड ने पिस्तौल पर छलांग लगा दी और हाथापाई में गोली रिचर्ड को लग गई। मैंने और क्लिफ ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। क्लिफ तो स्तब्ध हो गया था। मैं आगे बढ़ी और मैंने पिस्तौल उठा ली। वो कहती, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारा भाई ऐसा कुछ कर सकता था, क्योंकि वो तो इसाबेल से प्रेम करता था कि नहीं? क्लिफ ने कहा। हाँ क्लिफ, उसने किया, पर तुमने भी किया। नहीं नहीं, चौंको मत। मुझे तुम्हारी इसाबेल के साथ गुप्त मुलाकात के बारे में पता था। तुम इसाबेल को लेकर भाग जाना चाहते थे, पर वो उस रात को तुम्हें छोड़कर रिचर्ड के साथ जाने वाली थी। तुम भी ये जानते थे और उसी रात को तुमने रिचर्ड का पीछा किया था। इसाबेल ने रिचर्ड को यकीन दिला दिया था कि उसको डैडी की जमीन जायदाद का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि वो तुम्हारे साथ भाग जाएगी और रिचर्ड तो कभी ना खत्म होने वाले दुख में डूबकर कहीं चला जाएगा और फिर मैं अकेली ही जायदाद की उत्तराधिकारी रह जाऊंगी। उस रात को तुमने मुझे नहीं देखा था, तुम चले गए थे, लेकिन मुझे इसाबेल पर गुस्सा आ रहा था। औरत के गुस्से से कुछ भी अधिक भयानक नहीं होता। मैंने इसाबेल को नदी में डुबा दिया था। उस रात को बेचारा रिचर्ड बहुत नशे में था और उसको रात का कुछ भी याद नहीं था। बेचारा घर से भाग गया था और इतने वर्षों तक यही समझता रहा कि नशे में उसने ही इसाबेल को मारा था। कहती, तो ये सब तुमने? चुप रहो भाई, अब तुम नहीं बोलोगे। मैंने पिस्तौल उसके सर पर तानकर गोली चला दी। मेरे कपड़ों के अंदर भी एक छुपाकर लाई हुई पिस्तौल थी। मैंने दोनों भाइयों के हाथों में एक एक पिस्तौल थमा दी। मैंने उनको आखिरी बार देखा और फिर घोड़े पर सवार होकर घर की तरफ चल रही थी। मैं सोच रही थी कि घर में मैं कैसे बयान करूंगी कि मेरे दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई थी जायदाद के कारण, और किस तरह दोनों ने
गुस्से में एक दूसरे पर गोली चला दी थी। मैं खुश तो थी क्योंकि अब मैं इतनी बड़ी जायदाद की अकेली वारिस थी। बहुत बहुत शुक्रिया।